हम्म आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर को दिमाग में रखकर करते हैं। हाँ, वो मेज वाली तस्वीर। बिल्कुल। एक मेज पर रखा हुआ एक आवर्धक लेंस है, मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसके शीशे के ठीक अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है टर्मिनोलॉजी, यानी शब्दावली। ये तस्वीर आज के हमारे विषय को बिल्कुल सही तरह से दर्शाती है। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत है वो है budget-terms.pdf नाम का एक दस्तावेज। और ये कोई आम सी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार के पूरे वित्तीय कामकाज को चलाने वाले जो तकनीकी शब्द होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा खजाना है। सही का। और हमारा मिशन आज केवल इन परिभाषाओं को पढ़ना नहीं है, मतलब वो तो कोई भी कर सकता है। हमारा असल मकसद है सरकार की इस पूरी वित्तीय मशीनरी के डीएनए को डिकोड करना। एकदम सही। क्योंकि अक्सर जब हम ऐसे तकनीकी शब्द सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये तो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है, हमारे लिए ये उबाऊ होगा। हाँ, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम इसे गहराई से समझे ना, तो ये पूरी व्यवस्था, मतलब सत्ता, नियंत्रण और जवाबदेही की बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं, जिसे हम सभी आम बोलचाल में बजट कहते हैं। वो कागजों पर असल में होता क्या है और सरकार इस पैसे तक पहुंचती कैसे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम स्रोत को देखें तो संविधान का जो अनुच्छेद 112(1) है ना, उसके तहत इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अच्छा, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिलचस्प बात यह है कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अरे वाह। हाँ, ये तो बस आम बोलचाल का शब्द है। तकनीकी तौर पर ये आने वाले साल की अनुमानित कमाई और खर्च का एक बहुत ही विस्तृत ब्यौरा होता है। लेकिन सिर्फ ये ब्यौरा दे देने से तो खजाने के दरवाजे नहीं खुल जाते होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं खुलते। इसके लिए दो बहुत ही खास बिलों की जरूरत पड़ती है। पहला है फाइनेंस बिल, जो केवल लोकसभा में पेश होता है और मुख्य रूप से करों से, मतलब टैक्स से जुड़ा होता है। और दूसरा है एप्रोप्रिएशन बिल, जो अनुच्छेद 114(1) के तहत आता है। यही वो बिल है जो सरकार को भारत की संचित निधि से पैसा निकालने का असली अधिकार देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे अगर एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो एक तरह से किसी परिवार की महीने भर की शॉपिंग लिस्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? जिसमें लिखा है कि कहाँ कहाँ खर्च होना है। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन बिल है वो असल में वो एटीएम पिन है, जिसके बिना बैंक से पैसे निकाल ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये एटीएम पिन वाला नजरिया पूरी संवैधानिक व्यवस्था को बहुत सटीकता से समझाता है। यह दिखाता है कि एक चुनी हुई सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अपनी मर्जी से देश की तिजोरी नहीं खोल सकती। उसे जनता के प्रतिनिधियों यानी संसद से वो पिन हर साल पास करवाना ही पड़ता है। सही बात है। अब मान लीजिए कि वो पिन काम कर गया और खजाने का ताला खुल गया। ठीक है, पैसा बाहर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा कहाँ जाएगा? इस पर नियंत्रण किसका है? इस पर मुहर कौन लगाएगा? यहीं पर बजट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन देखने को मिलता है। हर खर्च एक जैसा नहीं होता। मुख्य रूप से दो श्रेणियां होती हैं, वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। वोटेड मतलब मतदान योग्य व्यय। हाँ, संविधान के अनुच्छेद 113(2) के तहत जो वोटेड खर्चे होते हैं, उनके लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लोकसभा में पेश की जाती हैं। अच्छा। और यहाँ लोकसभा के पास पूरा अधिकार होता है। मतलब वो इस मांग को मान सकती है, खारिज कर सकती है या खर्च में कटौती भी कर सकती है। और चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? अनुच्छेद 1131 के तहत आने वाला ये वो भारत व्यय है जिस पर संसद में चर्चा तो खूब हो सकती है, लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। नहीं, इसे सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है। तो यहाँ एक तीखा सवाल उठता है, मतलब अगर करोड़ों रुपए का खर्च चार्ज श्रेणी में डाल दिया गया है और देश के चुने हुए सांसद उस पर वोट ही नहीं कर सकते, तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं लगता? पहली नजर में ये सचमुच अलोकतांत्रिक लग सकता है। हाँ, क्योंकि जनता के पैसे पर जनता के प्रतिनिधियों का ही कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के कारणों को गहराई से देखें तो ये व्यवस्था लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही बनाई गई है। वो कैसे? चार्ज्ड खर्चों के कुछ उदाहरण देखते हैं।
इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी का वेतन और पेंशन शामिल है। सीएजी जो सरकार के खातों का ऑडिट करता है। बिल्कुल। अब अगर सीएजी का वेतन सरकार के हाथ में हो और कल को वो सरकार के ही किसी बड़े घोटाले को उजागर कर दे तो क्या होगा? तो जाहिर है कि अगले दिन संसद में वोटिंग होगी और सीएजी का वेतन ही रोक दिया जाएगा। एकदम सही। तो सीएजी या जजों जैसी संस्थाओं को राजनीतिक दबाव और किसी भी तरह के ब्लैकमेल से मुक्त रखने के लिए उनके वेतन को वोटिंग से पूरी तरह बाहर रखा गया है। अच्छा, आप समझ आया। ये तो बहुत जरूरी है। और इसका एक और दिलचस्प पहलू है कोर्ट के फैसले। मान लीजिए किसी आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया कि सरकार को किसी ठेकेदार को 100 करोड़ का मुआवजा देना है, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हम इस मुआवजे पर संसद में वोटिंग करवाएंगे। ये एक न्यायिक आदेश है और कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना संवैधानिक मजबूरी है, वरना तो न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए ऐसे खर्चों को चार्ज रखा जाता है। यह तर्क तो बहुत ही मजबूत है। खैर, कागज पर योजनाएं बनाना, नियम तय करना एक बात है, लेकिन असल जिंदगी में या फिर रेलवे जैसे इतने विशाल नेटवर्क में चीजें हमेशा योजना के हिसाब से तो नहीं चलती। हाँ, बिल्कुल नहीं चलती। हमेशा कुछ न कुछ नया आ ही जाता है। तो जब योजनाएं पटरी से उतरती हैं, महंगाई बढ़ जाती है या कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाता है, तब ये इतने सख्त नियम कैसे काम करते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। कागज पर जो तय होता है उसे बजट अलॉटमेंट कहते हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर काम करते हुए रेलवे बोर्ड को तय सीमा से थोड़ा अधिक खर्च की अनुमति देनी पड़े तो वो एक्सपेंडिचर ऑर्डर जारी करते हैं। मतलब ये व्यवस्था के भीतर का एक छोटा सा लचीलापन है। हाँ, इसे रेसिडुअल मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं, जो रेलवे बोर्ड या जीएम के स्तर पर होते हैं, कुछ छोटे प्लस या माइनस। लेकिन क्या हो अगर खर्च बहुत ज्यादा हो जाए? मान लीजिए संसद द्वारा पास किए गए बजट से कहीं ज्यादा खर्च हो जाए, जिसे दस्तावेज में एक्सेस ग्रांट्स कहा गया है, तब क्या होता है? तब मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अनुच्छेद 115 साफ कहता है कि सरकार अपनी मर्जी से ये सीमा पार नहीं कर सकती। तो क्या सरकार बस बाद में एक माफीनामा लिखकर काम चला लेती है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि माफी तो मांगनी पड़ती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इस मामले में सरकार को पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी पीएसी के सामने पेश होना पड़ता है। अच्छा, पीएसी। हाँ, पीएसी के सामने अधिकारियों को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है कि ये अतिरिक्त खर्च क्यों जरूरी था। ये खर्च करने के बाद होने वाला एक बहुत ही कड़ा ऑडिट है। और जब पीएसी की सिफारिश आती है, केवल तभी संसद इस एक्सेस ग्रांट्स को नियमित यानी रेगुलराइज करती है। इसी अतिरिक्त खर्च की बात करते हुए दस्तावेज में 2 और शब्दों का जिक्र है, न्यू सर्विस और न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस। हाँ, ये दोनों शब्द बहुत अहम हैं। ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं। हाँ बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए किसी विभाग के पास एक साधारण सी कार है। ठीक है। अगर वो अचानक एक बिल्कुल नई बस खरीदने का फैसला करते हैं तो वो न्यू सर्विस है, क्योंकि वो नीति पहले बजट में थी ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी उसी पुरानी कार में एक बेहद महंगा सोने का म्यूजिक सिस्टम लगवा लेते हैं तो वो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस कहलाएगा, क्योंकि गतिविधि तो वही है, बस उसका बहुत बड़ा विस्तार कर दिया गया है। मैं मुस्कुरा रही हूं क्योंकि ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। दोनों ही मामलों में क्योंकि खर्च बजट की मूल भावना से अलग है, सरकार को अनुच्छेद 115 के तहत अलग से मंजूरी लेनी ही पड़ती है। अब पैसा मांगने और खर्च करने के इन भारी भरकम नियमों के बाद बारी आती है रोजमर्रा के हिसाब किताब की, यानी अकाउंटिंग की। हाँ, जो कि एक तरह की भूल भुलैया है। बिल्कुल। यहां दिखने वाले पैसे और असली पैसे के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस और ग्रॉस एक्सपेंडिचर क्या है? तो देखिए, ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस एक ट्रू एक्सपेंस है। मतलब इसमें रोजमर्रा का खर्च, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड और पेंशन फंड शामिल है। ये वो खर्च है जो कागज पर दर्ज हो गया है, चाहे पैसा असल में दिया गया हो या नहीं। अच्छा, और ग्रॉस एक्सपेंडिचर? ये वो पैसा है जो वास्तव में दे दिया गया है। इसमें सस्पेंस अकाउंट्स या डिमांड्स पेएबल भी आ जाते हैं। ये थोड़ा उलझाने वाला है। चलिए इसे कमाई के नजरिए से देखते हैं। स्रोत में अर्निंग्स यानी कमाई और रिसीप्ट्स यानी प्राप्ति के बीच बड़ा अंतर बताया गया है। हाँ, ग्रॉस अर्निंग्स और ग्रॉस रिसीप्ट्स। तो मेरा सवाल यह है कि कमाई और प्राप्ति में फर्क ही क्या है?
क्या सरकार के पास पैसा आया या नहीं, ये एक सीधा हाँ या ना का सवाल नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत ही वाजिब सवाल है। इसे कमर्शियल बनाम गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंतर से समझते हैं। रेलवे एक कमर्शियल संस्था भी तो है ना। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए रेलवे ने कोयले की ढुलाई की और अपना काम पूरा करके एक बिल जनरेट कर दिया। कमर्शियल अकाउंटिंग के हिसाब से कागज पर वो बिल बनते ही रेलवे की अर्निंग हो गई। अच्छा, मतलब सर्विस दे दी, बिल बन गया तो रजिस्टर में कमाई दर्ज हो गई। एकदम सही। लेकिन सरकारी अकाउंटिंग ऐसे नहीं चलती। सरकार केवल कागजी बिलों पर काम नहीं कर सकती, उसे नकद चाहिए। तो जब असल में वो पैसा बैंक खाते में आ जाता है तब उसे ग्रॉस रिसीट्स कहा जाता है। अरे वाह, तो अर्निंग वो है जो हमने कमा लिया और रिसीप्ट वो है जो असल में जेब में आ गया। बिल्कुल। और जब कुल राजस्व प्राप्ति में से कुल राजस्व व्यय को घटा दिया जाता है तब हमें नेट रिसीट्स मिलती है। मिलने वाला है। और इसी के साथ एक सिविल डिमांड्स का भी जिक्र है। हाँ, सिविल ग्रांट्स। इसमें वित्त मंत्रालय क्या करता है कि रेलवे कर्मचारियों के एडवांस जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस और उनके टैक्स को जनरल बजट में शामिल कर लेता है, ताकि पूरे देश का एक व्यापक वित्तीय चित्र बन सके। बिल्कुल। खैर, इन सभी जटिल नियमों को समेटते हुए ये जानना जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। हाँ, ये एक न रुकने वाला पहिया है जिसे हम द बजट साइकिल कहते हैं। इस साइकिल के 4 मुख्य चरण हैं: तैयारी, निष्पादन जिसे एग्जीक्यूशन कहते हैं, समीक्षा और विनियोग खाते या एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। और इसमें कुल 11 विस्तृत कदम होते हैं। हाँ, ए से लेकर के तक। सबसे रोमांचक बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया जमीनी स्तर से शुरू होती है। एक छोटे स्टेशन के कर्मचारियों से लेकर संसद तक ये एक पूरा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। पेश करता है, एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फिर शुरू होता है एग्जीक्यूशन। लेकिन बजट तो एक अनुमान है, तो वास्तविकता के साथ तालमेल कैसे बैठता है? यहीं पर समीक्षा तंत्र काम आता है। पहली समीक्षा सितंबर में होती है जब पहले 5 महीने के वास्तविक आंकड़े सामने आ जाते हैं। अच्छा, और अगर पैसा कम पड़ रहा हो तो सरकार सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाती है। फिर दूसरी समीक्षा जनवरी में होती है जिसे फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स या FME कहते हैं। मतलब वित्तीय वर्ष खत्म होने से ठीक पहले का सुधार। हाँ, फिर 31 मार्च को साल खत्म होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनते हैं और PAC उनका ऑडिट करती है। और अगर कोई अतिरिक्त खर्च है तो अंत में उसे नियमित किया जाता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये साइकिल दर्शाती है कि बजट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल, जिसे वास्तविकता के आधार पर लगातार सुधारा जाता है। इस विस्तृत चर्चा के अंत में हम दोनों शायद इस बात पर पूरी तरह सहमत होंगे कि ये जो भारी भरकम शब्द है ना, एप्रोप्रिएशन बिल, वोटेड बनाम चार्ज्ड या बजट साइकिल, ये केवल सरकारी बाबुओं की भाषा नहीं है। नहीं, ये वे नियम हैं जो ये तय करते हैं कि एक विशाल देश या रेलवे जैसा नेटवर्क बिना किसी अराजकता के सुचारू रूप से कैसे काम करता है। बिल्कुल सही। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ना जरूरी लगता है। हाँ, बताइए। आज हमने जो कागजी कमाई मतलब अक्रूड अर्निंग्स और असल में हाथ में आए पैसे यानी रियलाइज्ड रिसीप्ट्स के बीच का अंतर समझाना, अगर हम सभी इस अंतर को गहराई से समझ लें तो क्या हम अगली बार चुनाव के दौरान नेताओं द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े आर्थिक वादों और भारी बजट घोषणाओं को एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा आलोचनात्मक नजरिए से नहीं देखेंगे? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। हमें सोचना चाहिए कि जो वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजों पर दिखने वाली कमाई हैं या फिर असल में तिजोरी में मौजूद वो प्राप्ति हैं जिनसे देश सच में आगे बढ़ेगा। तो इसी सवाल के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।